याद करते हैं तो पी के खूब ये लोग लेके पता चला भाग गए भैया। छोटू और इधर और मोबाइल अगर दिया होगा तो तुम दोगे पार्टी बता दे रहे हैं, दिमाग मत खराब। हाँ उससे हमको नहीं मतलब है। आओ बैठो। डिसूजा जी का नाम भैया ले लेना भास्कर। हाँ। रात में हमारे रात में आप फोन नहीं उठाए तो रात चालू। सभी साथियों को नमस्कार। नीरज भैया, मंगेश भाई, क्योंकि अभी हम लोग हाई कोर्ट में ही हैं, अंधेरा होने लगा है तो बहुत शार्ट में हम लोग अपनी बात खत्म करेंगे। ठीक है। ब्रजेश भाई नमस्कार। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि 1-2 डेट में हमारा जजमेंट रिजर्व हो जाएगा। जजमेंट रिजर्व हो गया, ठीक है। कल पूरी तरीके से हम लोगों के फेवर में कल भी था, आज भी था। लेकिन सरकार, मैंने हमेशा कहा कि सरकार आपकी हितैषी दिखे भले, लेकिन कभी आपकी हितैषी नहीं हो सकती। वो हितैषी आपकी क्या, किसी की नहीं हो सकती। उनका सिर्फ वोट की राजनीति उनको करनी है। उसी को लेकर के जो एक कंट्राडिक्टरी आर्गूमेंट आशीष चतुर्वेदी और अमरनाथ त्रिपाठी जी की तरफ से आया कि हम लोग, हालांकि डिवीजन बेंच ने पूरी तरीके से ऑब्जर्वेशन किया है। सिंगल जो 90-97 वाला था, 40-45 वाला था, उसका पूरा डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन के बाद स्पेशल अपील राघवेंद्र प्रताप में ये माना है कि ATR इज द नॉट पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक ना। बट व्हाट इज इन इलाहाबाद में सरकार ने क्या किया, इस चीज को कंसीव करते हुए EWS वाले मुकदमे में, एक देवेंद्र करके है मुकदमा, उसमें हनी भैया नमस्कार, उसमें इन्होंने एफिडेविट दिया है कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो 2018 से ही शुरू हो गई है, इसलिए हमने EWS नहीं दिया है। अब यहाँ पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी यही क्रिएट हो गई थी, जावेद भाई नमस्कार, कि कंट्रोवर्सी इतनी क्रिएट हो गई थी कि जब आप EWS वाले मुकदमे में पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट या रिक्रूटमेंट स्टार्ट या गेम स्टार्ट जो है वो 2018 से मान रहे हो, तो इस मुकदमे में मई 20 में कैसे आप मान रहे हो कि हाँ अब यहाँ से भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। ठीक है। हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये रही कि एक तरीके से कह लीजिए कि सरकार के दोहरे स्टैंड की वजह से अगर हमारे पास उस डिवीजन बेंच में ऑब्जर्वेशन नहीं होता कि ATR इज नॉट पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट और ATR से भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होती बल्कि 20 मई से शुरू होती, तो जो इलाहाबाद में उन्होंने सबमिशन और काउंटर एफिडेविट दिया था वो कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता था। लेकिन चूंकि डबल बेंच में डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन हो चुका है और ये मान लिया गया है कि ATR के बाद जब 1,46,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे वहां से भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है, ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। बाकी चूंकि जनरल की तरफ से आशीष चतुर्वेदी साहब, अमरनाथ त्रिपाठी साहब पूरी तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल किए, भाषण दिए, व्यवहारिक उदाहरण दिए कि जो सतीश द्विवेदी साहब कहते थे कि 30-31 हज़ार अभ्यर्थी सिलेक्ट हैं, 6,000 और सिलेक्ट हैं, उसके और इनको कितना चाहिए, क्या 70-80% सीटें OBC को ही, SC को ही चाहिए, ये सब उन्होंने पूरा इमोशनल ब्लैकमेल करने का काम किया। लेकिन कोर्ट चूंकि फैक्ट्स पर और डेटा पर ही चलती है, रूल्स पर चलती है, तो सारे रूल्स जो है हम लोगों के फेवर में हैं। हालांकि उन्होंने कई सारी चीज़ें वहाँ पर कोर्ट के समक्ष रखी हैं। अब कोर्ट उन पर क्या डिसीजन लेता है, जेलर को गेट नंबर 6 पे भेजो, जेलर तो यहीं सामने ही है। तो कहने का मतलब है कि कई सारी चीज़ें वहाँ पर उन्होंने रखी जनरल ने कि डबल रिजर्वेशन है, जिसने एज में छूट ले लिया है उनको अनरिजर्व में नहीं ट्रीट करना चाहिए, जिन्होंने फीस में रिजर्वेशन कंसेशन ले लिया है उनको अनरिजर्व में नहीं होना चाहिए, जिन्होंने TET में छूट ले लिया है उनको अनरिजर्व में नहीं होना चाहिए, जिन्होंने ATR में 90-96 पाया है उनको नहीं फाइनल सिलेक्शन में अनरिजर्व में नहीं जाना चाहिए। तो ये 4-5 पॉइंट उन्होंने उठाए थे। पहला एज वाला, दूसरा फीस वाला, तीसरा TET वाला और चौथा ATR वाला। कहने का मतलब है उन्होंने माना था कि इन चारों में से किसी भी स्टेज पर अगर किसी OBC या SC अभ्यर्थी ने, यार शांत रहो, हम दिमाग भूल जा रहे हैं, अगर किसी OBC SC अभ्यर्थी ने इन चारों में से किसी भी फेज पर रिलैक्सेशन लिया है या छूट ली है तो उसको किसी भी दशा में अनरिजर्व में नहीं जाना चाहिए, भले उसका गुणांक कितना हो। ठीक है। अब जो रूल है हमारा 1994 एक्ट है, उसमें चूंकि एज को लेकर के स्पेसिफिक है कि उम्र आदि का लाभ ले लिया हो, तो उससे हम कवर्ड हो जाते हैं कि
इतना हमारे पास श्योर हो गया कि जिसने एज में ले लिया है छूट उसको रिजर्वेशन नहीं माना जाएगा, ये क्लियर हो गया। तो पहला पॉइंट उन लोगों ने जो रेज किया था वो खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट फीस वाला इशू उठाया था, तो फीस वाले में तो आशीष चतुर्वेदी साहब ने खुद कहा कि नहीं फीस में रिलैक्सेशन मिल जाना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो स्टेट को पावर है, वो इच्छा हो फीस 100 रखे, 200 रखे, 10 रुपये रखे, फ्री रखे, वो उसके पूरा अधिकार क्षेत्र में आता है। और ये बहस उन्होंने आज करी। इसके अलावा 2 बहस और थी कि टीटी में जिन्होंने रिलैक्सेशन ले लिया जो सबसे पहले हुआ था, तो टीटी और एटीआरई इन 2 बिंदुओं पर बहस होनी थी। तो टीटी में तो सुप्रीम कोर्ट का जो विकास श्रृंखला और एनसीटी बनाम दिल्ली वाला था, कौन सा था, हाँ एनसीटी दिल्ली वाला था, प्रदीप कुमार वाला, इन सब में क्लियर कर दिया था। कोर्ट ने ऑब्जर्व करके दिया है कि यहाँ पर कोई भर्ती प्रक्रिया का या रिजर्वेशन का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन गेन करने का मतलब है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर उनका टीईटी भी खत्म हो जाता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने बहस सुनी है, जो सारी चीज़ की उसके आधार पर मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो सबसे लास्ट वाला बचा था वो बचा था एटीआरई, उसी पर आकर के सारा मामला फंस जा रहा था। अब फंस इसीलिए जा रहा था क्योंकि 2018 में विज्ञापन आया सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा का, जो कि उन्होंने 22nd अमेंडमेंट पर ला करके किया था। ठीक ना, अब हम लोगों के लिए जो टर्निंग पॉइंट रहा, जो हम लोग स्टडी किए, सारी चीज़ की, वो कहाँ से निकल करके आया? ठीक है, वो यहीं से निकल करके आया कि जो सिंगल बेंच का, मच्छर उड़ाते रहो, जो सिंगल बेंच का जजमेंट था 40-45 वाला, ठीक ना, उस सिंगल बेंच के जजमेंट में जस्टिस राजेश चौहान ने नहीं ठीक है, जस्टिस राजेश चौहान साहब ने ये कहा था चूंकि गेम शुरू हो चुका है इसलिए 60-65 कट ऑफ नहीं लगाई जा सकती। इसलिए उन्होंने, और ये ऑब्जर्वेशन इसलिए आया था क्योंकि उसमें रिजवान और जो शिक्षा मित्र थे उन्होंने आर्गूमेंट किया था चूंकि भर्ती परीक्षा हो चुकी है, रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुका है, अब किसी भी दशा में जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मोटा उन्होंने कहा था कि खेल शुरू होने के बाद आप खेल के नियम नहीं बदल सकते हो। ये जस्टिस हरकौली साहब का डिसीजन था, डबल बेंच का, इलाहाबाद का, उसी के ग्राउंड पर सिंगल बेंच ने यहाँ पर कर दिया था। लेकिन वो अलग परिप्रेक्ष्य में था, ये अलग परिप्रेक्ष्य में था। तो राजेश चौहान साहब ने कहा था गेम शुरू हो गया था इसलिए आप 40-45 को 60-65 में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने 60-65 वाला जो था उसको क्वेश करते हुए 40-45 लागू कर दिया था। ठीक है, इसके खिलाफ स्टेट अपील में गई। ठीक है, राघवेंद्र स्टेट गए और अन्य लोग भी गए। ठीक है, तो वहां पर जब डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन हुआ तो वहां पर ये पूरा, वहां तो भैया मैराथन सुनवाई चली थी और उस मैराथन सुनवाई में उन लोगों को सिर्फ यही प्रूफ करना था, वो 60-65 को तभी वैलिड मान पाते जब वो ये प्रूफ कर लेते कि एटीआरई इज द नॉट पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, वो एक अलग केवल क्वालिफिकेशन है, अलग एलिजिबिलिटी भर है, तभी जाकर के वो जो है प्रूफ हो पाता कि 60-65 सही है। ठीक है, तो इसलिए वहां पर मैराथन सुनवाई हुई और वहां से ये एक फाइंडिंग निकल कर आई, एक ऑब्जर्वेशन डबल बेंच ने दिया कि जब एटीआरई खेल का हिस्सा ही नहीं है, मतलब भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा ही नहीं है, तो जब भर्ती प्रक्रिया का वो हिस्सा नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर सरकार कट ऑफ लगाने के लिए स्वतंत्र है, वो हम किसी भी स्टेज पर कट ऑफ लगा सकती है। वो तभी नहीं लगा पाती जब वो 20 जो मई 20 में सर्कुलर आया था, 1,06,000 जब उसमें पास हो गए थे, उस सर्कुलर के बाद वो कट ऑफ नहीं लगा सकती थी। लेकिन चूंकि एटीआरई मई 20 से पहले था और वो खेल का हिस्सा नहीं था, वो केवल एक क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन था, एक योग्यता भर्ती, उस योग्यता को हासिल करने के उपरांत ही कोई अभ्यर्थी शिक्षक बनने के लिए जब भर्ती आती, जो कि 20 मई में आया था, उसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने ये मान लिया कि हाँ एलिजिबल हो सकता है। इस आधार पर कोर्ट ने माना कि खेल अभी शुरू ही नहीं हुआ है, खेल तो मई 20 में शुरू होगा, तब 1,46,000 में से आवेदन लिए जाएंगे। वहाँ फिर हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन और बीएड और बीटीसी के आधा 10-10 और एटीआरई 60% मार्क्स ले करके फिर
मेरिट बनेगी, वहाँ पर जिसने रिजर्वेशन लिया वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर डिवीजन बेंच ने ऑब्जर्व कर लिया है कि ATRE नहीं पार्ट है तो उसको किसी भी दशा में कंसिडर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसी जजमेंट को हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया। कोर्ट ने मान लिया कि जब वो पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है तो सिंपल सी बात है कि उसको रिजर्वेशन की श्रेणी में गिना नहीं जा सकता। इसके अलावा 2-3 चीज़ों पर और बहस हुई थी कि रिलैक्सेशन, कंसेशन को आप रिजर्वेशन नहीं प्रूफ कर सकते हो, ये सारी बात हुई थी। इसके अलावा जो हम लोगों के लिए आज थोड़ा सा समस्या वाली बात हुई थी, अब वो तो फाइनल जजमेंट में देखना पड़ेगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि उससे कोई निगेटिव इम्पैक्ट हम लोगों पर पड़ सकता है, ऐसा मुझे नहीं लगता, व्यक्तिगत नहीं लगता। उसका रीज़न है क्योंकि इलाहाबाद में जो उन्होंने एक रिट में काउंटर एफिडेविट दिया है, उस काउंटर एफिडेविट में इन्होंने भर्ती प्रक्रिया 2018 से स्टार्ट मानी है, तो वो तो फॉल्स है। फॉल्स इसलिए है कि जब डिवीजन बेंच ने ऑब्जर्वेशन दे दिया है कि पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ATRE नहीं है तो भर्ती प्रक्रिया इसका मतलब मई 2020 से शुरू हुई है। इसका मतलब इलाहाबाद में जो एफिडेविट दिया है वो गलत दिया है। अब उस एफिडेविट को उठा करके वहाँ के लड़कों को सरकार के ऊपर गलत तथ्य देने के कारण जुर्माना या ये सब कर सकते हैं, लेकिन उसके आधार पर हमारे मुकदमे पर हमें नहीं लगता कि कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सरकार एफिडेविट गलत दे सकती, वो ये भी कह सकती वकील ने अपने तरफ से लिख दिया, वो अपना पल्ला झाड़ सकती, हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि यहाँ पर डिवीजन बेंच ने स्पेसिफिक ऑर्डर कर रखा है कि नॉट पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट है, इसलिए वो जजमेंट ही प्रभावी होगा, वो काउंटर प्रभावी नहीं होगा। वो काउंटर जिसमें माना है कि भर्ती प्रक्रिया 18 से शुरू हुई है, वो काउंटर प्रभावी नहीं होगा, बल्कि डबल बेंच का प्रभावी होगा। और यहाँ से इस तरीके से हम लोग ये जो चारों चीजें हैं, एज, फीस, TT और ATRE इज ओनली अ क्वालिफिकेशंस, ओनली क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस, दीज आर ओनली एलिजिबिलिटीज जस्ट लाइक हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन एंड BSc B.Ed। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी है। अब हमको फाइनल जो रिजर्वेशन मिलेगा वो फाइनल रिजर्वेशन हम लोगों को उसमें मिलना चाहिए ATRE में, भर्ती प्रक्रिया में, जब हमारे पास मेरिट बनेगी 10, 10, 10, 10 और 60% के आधार पर मेरिट बनेगी। थोड़ा सामने से लाइट जला लो, थोड़ा लाइट आ जाना है। ठीक है, इसके आधार पर रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, ये बात हो गई। इसके अलावा मैंने हमेशा से कहा कि जहाँ से हम लोग केस को लेकर के आए हैं उसको किसी भी दशा में गड़बड़ नहीं होने दिया जाएगा। उसी का परिणाम ये था कि 68 वाले खोपड़ी पटक के रह गए, तिलच के रह गए, जनरल वाले भी आए, और जैसा कि आज जैसे चतुर्वेदी साहब ने बड़ा इमोशनल ड्रामा कोर्ट के सामने किया। एक तरीके से उन्होंने कहा कि जिन्होंने एज रिलैक्सेशन ले लिया फलाना धमाका, मतलब पूरा अपना वही माहौल जो व्यक्तिगत माहौल होता है कि भाई आखिर कितना रिजर्वेशन तुमको चाहिए, तुमको एज में चाहिए, तुमको फीस में चाहिए, तुमको TT में चाहिए, तुमको ATRE में चाहिए, कितना चाहिए भैया। इन सब पर वो कोर्ट को डाइवर्ट करने का प्रयास करते रहे, लेकिन चूंकि रूल, एक्ट और गाइडलाइन हम लोगों के फेवर में हैं, इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि जो जजमेंट आएगा वो हम लोगों के फेवर में ही आएगा, हमारे अगेंस्ट नहीं जाएगा। सबसे अच्छी बात ये रही कि जो 6800 फलाना धमाका था वो सब खत्म हो चुका है। जो हम लोग शुरुआत में थे, जहाँ से थे, उसी तरीके से पैरेलल हम लोगों को या तो रिलीफ सबको मिलेगी और या तो किसी व्यक्तिगत जो कुछ लोग थे जो खुद को मसीहा बता रहे थे OBC SC को, उन लोगों का काम खत्म हो चुका है और फिर वो वहीं से आगे जहां से हम लोगों ने शुरुआत करी थी। जितना योग्य मैं हूं उतना ही वो हैं, लिस्ट में नाम छपने मात्र से कुछ नहीं होगा। वो जब जजमेंट आएगा तो 6800 बियॉन्ड और वो सर्कुलर और GO पर जब वो बहस जो सुदीप सेठ साहब ने करी थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। और डिवीजन बेंच ने जो ऑब्जर्वेशन दिया था रूल 1614 के बाद, तो उसके आधार पर हमें लगता है कि 6800 को किसी तरीके की रिलीफ फिलहाल इस कोर्ट से मिलने जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। अब इस मुकदमे में हो क्या सकता है, कल जैसे मीडिएशन की बात हुई थी तो हम लोग पूरी तरीके से आज भी तैयार थे, कल भी तैयार थे, ठीक है। और हम लोगों ने मीडिएशन की बात हुई, अभी हमारे साथ आशीष भाई बैठे हुए थे, इनके सामने भी कोर्ट के समक्ष ये बात निकल के गई कि हम लोग सभी लोग सोच रहे थे कि कुछ मीडिएशन में हो जाए और जितने हम लोग हैं पिटिशनर को किसी तरीके से कंसीडर कर लिया जाए। इस बात को हम लोग एग्री करते थे, लेकिन कुछ विशेष वर्ग विशेष जिनकी तरफ से चतुर्वेदी साहब बहस कर रहे थे, उनके जो क्लाइंट थे, कुछ अपने ही समाज के लोगों ने उनको जीजा बना लिया था और ये कह रहे थे कि उनकी तरफ से भी रिलीफ की बात होगी। और आज जैसा हमने कहा था ना कि वो कौम ही ऐसी है कि वो आप लोगों का भला कभी नहीं चाह सकती है, उसका परिणाम ये हुआ कि आज एक बार भी
इस मुद्दे पर बैठ जाओ, इस मुद्दे पर बहस ही नहीं हुई कि साहब हमको भी कंसीडर कर लो, बल्कि असी चतुर्वेदी साहब ये बहस कर रहे थे कि हम ये चाहते ही नहीं कि जो गलत अपॉइंटीज हैं उनको बाहर करके पूरी सिस्टम कोलैप्स कर दिया जाए। ठीक है, जैसे चतुर्वेदी साहब ने बहस करी। अब सोचने वाली बात है कि अगर जनरल की तरफ से जनरल वाले अपने हित के लिए ये बहस चयनित करवा रहे हैं, तो ये उसमें बहस करने की क्या जरूरत है कि हम पूरे सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, इसलिए जो चयनित जनरल है उनको बने रहना चाहिए। तो ये पॉइंट हमें लगता है कोर्ट में कंसीडर होगा। कोर्ट इस पर स्पेसिफिक डायरेक्शन करेगी, कोर्ट रिव्यू करेगी लिस्ट को, या क्वेस करेगी या रीड्रा करवाएगी, लेकिन साथ ही साथ जो जनरल चयनित हैं टिल द रिप्रिपेयरिंग ऑफ द लिस्ट, उन लोगों को नौकरी करते रहने की छूट दे सकती है। और मुझे लगता है 99% उनको देगी, तब देगी जब ये कहेगी कि जो पहले आप लिस्ट रिविजिट कर लीजिए, लिस्ट में जितने कैंडिडेट हैं जो अंदर हो रहे हैं उनको अंदर कर दीजिए, जो बाहर हो रहे हैं वो बाहर हों। जब तक बाहर करके आप फिल्टर नहीं करेंगे तब तक शायद उन लोगों को रखने का आदेश हाँ वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल सारी चीज़ें हैं। बाकी हम लोगों ने कहा था कि हम लोगों की लड़ाई 20,000 सीटों से या 27-21 से शुरू हुई थी। 67.11 का पूरा डाटा कोर्ट के सामने है। आज भी हम लोगों ने उसको सर ने वॉल्यूम बना करके पूरा जितना था वो सारा कुछ रख दिया, वो आपको कंटेंशन में भी आ जाएगा। जो शेष चीज़ें हैं वो हम लोग रिटर्न आर्गूमेंट, रिटर्न सबमिशन में हम लोग फाइल कर देंगे। ठीक है, इतनी, जो कि 1 हफ्ते में फाइल करना है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। और इसके अलावा किसी भी साथी को विचलित होने की जरूरत नहीं है। या तो 20,000 सीटें मिलेंगी, अदरवाइज हम लोग पूरी तरीके से कंसीडर होंगे। कल हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था, लेकिन चूंकि कुछ लोग जिनको अपना आदमी समझ रहे थे, उन्होंने अपने समाज के लोगों को बचाने के लिए काम किया, लेकिन हमारी तरफ के लोगों ने क्या किया वो बताने की जरूरत नहीं है। कितने लोग आए, कितने गए, उन सबसे हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक लोग पूछे संदीप दीक्षित वाला क्या मामला है। संदीप दीक्षित वाला मामला ये था कि कल संदीप दीक्षित साहब ने 22nd अमेंडमेंट, जहाँ पर ATRE हर परीक्षा के पहले होगा, उस पर उन्होंने बात रखी थी। तो उन्होंने कल एक गलत आर्गूमेंट इतना कर दिया था कि उन्होंने कहा था कि ये गाइडलाइन अमेंडमेंट यानी संशोधित नहीं हुई है, जबकि वो गाइडलाइन संशोधित हुई थी। उसी चीज़ को पकड़ के असी चतुर्वेदी साहब बैठ गए थे। ठीक है, और आज कोर्ट में आने से पहले हम लोग 11 बजे ही सेक्रेटरीट सचिवालय हम लोग पहुंच गए थे। 11 बजे बैठे 1:30 बजे जाकर के हम लोग, यहाँ तो हमारी पूरी तैयारी थी, कल ही हम लोग कर दिए थे, वहाँ 1:30 बजे आकर के तब जाकर के ACS साहब से मुलाकात हुई। हमसे उनसे कहा भी था कि साहब अगर हम लोग किसी तरीके से कंसीडर हो रहा हो तो आप कंसीडर कर लीजिए। तो उन्होंने ये कहा था ठीक है, आप लोग अपना बहस कराइए करके, जो भी संभव होगा हम आप लोगों की मदद करेंगे। ये वहाँ से हमें आश्वासन मिला था। ये चूँकि सुबह हम लोग भागदौड़ रहती है, नहीं बता पाए थे, तो आज उनसे बात हुई। अब फाइनल डिसीजन में क्या निकल करके आता है, रिलीफ ग्रांट होने की बात आती है या लिस्ट रिप्रिपेयर होने की बात आती है। लेकिन अब जो चूंकि रिलीफ कल एक बार कुछ विरोध हो गया या कुछ गड़बड़ हुआ, उस वजह से अब हमें ऐसा लगता है कि लिस्ट रिप्रिपेयर होकर के, फिल्टर होकर के पूरी तरीके से सही करके होने के चांस ज़्यादा बढ़ गए हैं। बाकी अभी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को बतानी भी हैं रिटर्न सबमिशन के थ्रू। ठीक है, तो रिटर्न सबमिशन में सारी चीज़ें हम लोग, एक तो ओरल आर्गूमेंट में हम लोग रख चुके हैं, रिट पिटीशन में रख चुके हैं, से सप्लीमेंट्री में या रिटर्न आर्गूमेंट में भी हम लोग बोल चुके हैं, जो भी जजमेंट हैं वो सब दे चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी तरफ से सीनियर्स हैं, हम लोग रिटर्न सबमिशन अपने सीनियर्स के द्वारा कोर्ट में फाइल करवा रहे हैं 1 हफ्ते के अंदर। ठीक है, तो अभी हम लोग का कुछ, मैंने आज हमारे साथ आशीष भाई भी हैं, यही बताएंगे कि हम लोग आप लोगों से कह रहे थे कि लगातार कह रहे थोड़ा पैसा 15-20 हज़ार रुपये कम पड़ रहा था, वो किसी ने नहीं दिया। फाइनली आज जब हम लोग जाने लगे तो हमको रोक लिया गया, आशीष भाई भी साथ में, तो उन्होंने कहा कि भैया जो पैसा बचा वो कम से कम वो तो दे दो। तो लाखों रुपया लोगों ने लौटा दिया, लेकिन 10-20 हज़ार के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अभी रिटर्न सबमिशन हम लोगों को फाइल करना है, तो जिन जिन पिटीशंस में होना होगा हम लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे 1-2 दिन में, अगर कहेंगे तो हम लोग फाइल कर लेंगे। ठीक है, बाकी पिटिशनर एकमोडेशन की भी बात हुई थी, हम लोग आ रहे थे तो यही सारे वकील कह रहे थे कि एकमोडेशन ही एकमात्र उपाय है इस मुकदमे का,
आज भी और कल भी यही बात हुई थी। लेकिन चूंकि अजय चतुर्वेदी साहब, अमरनाथ त्रिपाठी साहब ने इस चीज़ पर गौर ना करके केवल अपने लोगों को बचाने का कार्य किया, और जो उनके पैरवी करता थे, जो चयनित थे, उनको भी झंडा दिखा दिया, तो उस वजह से कई सारी चीज़ें नहीं हो पाई। इसलिए फाइनल जजमेंट जब आएगा तो काफ़ी बेहतर आएगा, हम लोगों को फेवर में आएगा, इतना मुझे भरोसा है। बाकी आशीष भाई हैं, अमित भाई हैं, जेलर हैं, अजय भाई भी हैं, सब लोग हैं। तो ये जो है भैया सभी को नमस्कार। आज जैसा कि कोर्ट की सारी सुनवाई के बारे में हमारे भास्कर भाई ने बता दिया है। लास्ट में रही बात जो सहयोग की है, जब हम लोग लास्ट में चैम्बर से निकलने लगे तो भास्कर भाई से वकील साहब ने यही कहा कि तुम्हारा 15,000 रुपये लगभग अभी बाकी है, वो तो देते जाओ। तो हम उम्मीद करेंगे, हम ज़्यादा कभी लाइव वाइव नहीं आए हैं, ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जितने हमारे भास्कर भाई से जुड़े हुए याचिकर्ता हैं, अगर छोटा छोटा भी सहयोग करेंगे तो रिटर्न सबमिशन का पैसा और जो इनका बकाया अभी 15,000 इनको देना है, और रिटर्न सबमिशन में जो भी लगेगा उसमें अगर आप लोग सहयोग कर देंगे तो सुखद परिणाम आएगा, जो कि हमें अभी 1 हफ्ते के अंदर रिटर्न सबमिशन इनको देना है। तो आप लोगों से उम्मीद यही है, अगर आप लोग दो मतलब 400-500 अगर करते रहेंगे सब लोग, तो 1 हफ्ते में हमें लगभग 40 से 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, वो इनको मिल जाएगा, जिससे रिटर्न सबमिशन फाइल कर दिया जाएगा। रिटर्न सबमिशन जजमेंट में बहुत मायने रखता है, और इसीलिए जो है भास्कर भाई परेशान है। लाइव में आके वो कभी नहीं किसी से कहते हैं, मगर आज जब उनसे वकील साहब ने डायरेक्ट बोल दिया कि भैया जो पैसा बाकी है वो दे दीजिए, तो भास्कर भाई ने हमसे कहा कि देख लिया आज आशीष यार ये बात आ गई। तो मैं चाहता हूँ कि सभी पिटिशनर जो भास्कर भाई से जुड़े हुए हैं और हमारी भर्ती प्रक्रिया से जुड़े, अगर थोड़ा थोड़ा भी सहयोग करते हैं तो 40-50 हज़ार रुपये लगभग हमें अभी ज़रूरत है रिटर्न सबमिशन तक, क्योंकि जजमेंट रिजर्व हो गया है, उसमें अभी हम रिटर्न सबमिशन मांगा गया है, वो देना है। तो आप लोगों से निवेदन है कि भैया छोटा छोटा सहयोग, ज़्यादा बड़ा नहीं, लास्ट बार ये छोटा सहयोग करिए ताकि हम लोगों को सुखद परिणाम मिले। बाकी चीज़ें हमारे फेवर में नहीं, इमोशनल बातों पे कोर्ट चलती नहीं है, वो तथ्य पे चलती है। धन्यवाद। बाकी भास्कर भाई की बात। साथियों नमस्कार। लास्ट समय चल रहा है तो सारी बातें सभी को बता ही दी गई हैं, ठीक है। बाकी जो भी है आप सभी को पोस्ट के माध्यम से भास्कर भाई या हम या सुशील भाई सूचित कर देंगे, फिर आप सभी लोग जो भी सहयोग की आशा की जाएगी आप सभी लोग। ज्यादा हम लोगों को नहीं जरूरत है। देखिए रिटर्न सबमिशन सिंपल सी बात मुश्किल से 50 कि हाँ बस इससे ज्यादा 50,000 रुपये। हाँ, और वो भी जो हमारे लोगों की याचिकाएं, जो भी पिटिशनर्स हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग भी सहयोग कर देंगे कि भैया हमारे रेट में रिटर्न सबमिशन होना चाहिए, तो हम जो भी 300-400 रुपये, तो हम उन सभी रिटों में रिटर्न सबमिशन फाइल डिसूजा जी से भी सहयोग की आशा करते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोग कभी आपसे नहीं किया कि हमको 16 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए संदीप दीक्षित की तरीके से, या हमको फुल प्लेट नहीं चाहिए, हमको फुल प्लेट हाफ प्लेट नहीं, बस थोड़ा सा डिसूजा कंपनी जिंदाबाद। हाँ बस क्यों सीनियर्स के थ्रू हम लोग रिटर्न सबमिशन देंगे, तो जिन जिन याचिकाओं करता उससे सहयोग आ जाएगा, जो भी 300-400 जो भी अहित किसी का नहीं, हाँ बस वो हम लोग फाइल कर देना। बाकी जो 15,000 रुपये बचा है वो जो है देखा जाएगा जैसा भी होगा। बाकी हम लोग जीतने जा रहे हैं, हम लोगों के लिए बिल्कुल भी आप आश्वस्त रहिए, और हम लोगों के जो संघर्ष है उसका परिणाम सुखद रहेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। बहुत बहुत जितने भी साथियों ने सहयोग किया उन सभी का धन्यवाद। कुछ हमारे साथी थे वो कहते भैया हम लोग तो हमेशा जुड़े रहे, आपने हम लोग कभी कंसीडर नहीं किया, तो चाहे उदित भाई हों, चाहे राजन जायसवाल भाई हों, चाहे जो है अरे कई सारे लोग थे, तो डिसूजा भाई भी थे, तो उन लोगों ने हमेशा सहयोग किया, और इन सबके सहयोग और संघर्ष के बदौलत हम लोग इस मुकदमे में न केवल जीत हासिल करेंगे, बल्कि आने वाली सभी भर्तियों के लिए एक लैंडमार्क स्थापित होगा, और इस तरीके का जो रिजर्वेशन वाला रायता है वो शायद कभी ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद।